अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि वाकई एक नई तारीख रकम हो गई। एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब मार्केट के अंदर 3000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ये मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा एक एंथुसियास्टिक वे में आगे बढ़ रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिन मज़ीद जो है वो एक नॉन स्टॉप मार्केट के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ हम बात करें कि जो 150K की बात हो रही है, अब पहले 110 का बोला जा रहा था, 1,10,000 पॉइंट्स जो है वो सपोर्ट लेवल होगा और मार्केट इसको कंसोलिडेट करके फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन हमने एक ही दिन की डिप देखने के बाद कंसेक्यूटिव हाइज देखे हैं और आज के दिन भी 3,000 पॉइंट्स के साथ मार्केट में इतनी ज़बरदस्त बुलिश रैली होना, ये बुल रन एक्सपेक्टेशन से भी अबव है और आने वाले दिनों की तैयारी या आने वाले दिनों के लिए जो सेंटिमेंट्स हैं वो मज़ीद हायर साइड पे जा रहे हैं। सो मज़ीद भी बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। देयर आर मच मोर थिंग्स टू डिस्कस। लेकिन साथ साथ बात करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक एड्रेस किया है इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस को। जूम मीटिंग थी ये और यहाँ पे उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स के हवाले से बताया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बताया। ये बताया कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ लाई गई उसके कितने मुस्बत नताइज आए और उसके कितने ज़्यादा मुस्बत असरात आजकल भी नज़र आ रहे हैं, जो कि आप स्टॉक मार्केट से लेके हमारे बिजनेस जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके ऊपर वाज़े दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हमने देखा कि इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, B2B और G2G दोनों हम देख रहे हैं ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर इन्वेस्टर्स का आना, पाकिस्तान की मार्केट पे अपना एक हम कह सकते हैं ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस का इजहार करना। और फिर अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट की बात हो रही है खासकर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बहुत खुशाइन बात है। तो ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसमें शरिया कंप्लाइंस के हवाले से भी बात की गई, बैंकिंग सिस्टम को कैसे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे लाया जाएगा, रिबा फ्री बैंकिंग के हवाले से भी बात की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल अपनी मीटिंग में एड्रेस किए और साथ साथ इसके अंदर जो चीज़ें थी वो वाजे की कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ आ रही है। और हम बात करेंगे आज के दिन सिपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से 43 प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 24 बिलियन डॉलर्स की जो एक इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से आ चुकी है। सीपैक का जो हम कह सकते हैं फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमिक जोन्स पे काम स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमिक जोन्स पे काम होने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, साथ साथ हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक जोन्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, चाइना से इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर होगा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन से इकोनॉमिक जोन्स टारगेट हो सकते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आज हम इस तमाम चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और जो एक विन विन सिचुएशन है मार्केट की। तो सबसे पहले हम इंडेक्स की अपडेट्स देखते चलें, आज की मार्केट हाईलाइट है, आज की मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, फिर मजीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इंडेक्स। जी, आज की मार्केट में 100 इंडेक्स हमारे पास देखे गए। ओपन हुई मार्केट 1,10,810.21 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,408.62। लोअर वाज 1,11,308.65 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,14,180.5। वाओ, आज के दिन मार्केट की परफॉर्मेंस 3,370 पॉइंट्स गेन देखे गए। एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट विद सेंटिमेंट्स। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और साथ साथ हमारे साथ एक पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उस्मान चौहान साहब ने, आप एडवाइज़र हैं कैस के और साथ साथ एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर नूर फातिमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप हैं एनालिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, आप इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज के दिन मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगी डॉक्टर उस्मान चौहान साहब से। डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही कह सकते हैं ना, इस नंबर्स पे तमहीद बांधने की ज़रूरत है कि कितनी मुश्किल से ये दिन आए हैं। और आई एम श्योर जो हम प्रोग्राम से पहले भंगड़ा करने की बात कर रहे थे तो आपका मूड होगा भंगड़ा करने का। सो क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट की पोजीशन, यहाँ सिपैक का फेज़ 2, फिर हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो चीज़ें हाईलाइट की इकॉनमी की बेटरमेंट के लिए, कितनी एस्पेक्टफुल, यानी कितना ज़्यादा इसका एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखते हैं आपको जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए उजागर होता है।
جی بے شمار پازیٹیو اسپیکٹس اس طرح سے اجاگر ہوتے ہیں. اگر ہم بھنگڑا نہ بھی ڈالیں تو کراچی میں تو ڈالے جا رہے ہیں. تو ایک خوشی کے مناظر آپ دیکھتے ہیں, لوگ شیئر بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس پہ بات بھی اور چرچا بھی بہت ہو رہا ہے کہ یہ آگے کتنا بڑھ سکتا ہے. گنجائش ابھی بھی بہت ہے. یہ جو تحرک ہے, یہ مومنٹم ہے مارکیٹ کا, یہ عکاسی کرتا ہے ایک بہتر اقتصادی صورتحال کی. اور اس اقتصادی صورتحال میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں اور ہمارے اندرونی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں معیشت کے اعتبار سے, جس میں کہ یہ انفلیشن, یہ افراط زر کم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ مارکیٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بزنس اور بینکنگ جو ہیں, بینکاری کا شعبہ بھی اپنا رخ موڑ رہا ہے لینڈنگ کی طرف. چونکہ اتنی ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تو لازمی ہوگا کہ پھر اس کی عکاسی جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہو. تو میرے خیال سے گنجائش اور بھی بہت ہے اس کے چڑھنے کی. اچھا بھنگڑا, آپ نے کہا کہ کراچی میں کیوں صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے تعلق رکھنے والے یا بزنس کمیونٹی کی بھی بات ہو رہی ہے؟ Especially the stock market, they are rejoicing, لیکن the fundamentals underlying it are across Pakistan. وہ آپ کی بات صحیح ہے. رائٹ, میں ڈاکٹر نور فاطمہ سے پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز اتنا مثبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اثرات دے رہی ہیں. خاص کر ہم بات کریں اگر سپیک فیز 2 میں آ چکا ہے, انڈسٹریل شفٹ کی بات ہو رہی ہے چائنا سے پاکستان, اور یہ تمام چیزیں آل آف ابو اگر ہم بتائیں تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو کہ کہتے ہیں نا ایک کنڈیسو انوائرمنٹ آپ کو فراہم کر رہی ہیں, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں یا ان کی ٹیم ہے, دن رات یہ تگ و دو ہے کہ جو پالیسیز ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جائے. جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے نارملی جب ہم کپل آف ڈزن ٹائم جو ہم جا چکے ہیں IMF, اس کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے 1 ایئر کا, وہ نارملی اسٹیبلٹی کا پیریڈ ہوتا ہے, جس میں ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں فرام کنڈیشن ٹو ایکشنز. اچھا, اس دفعہ میں یہ ہوا ہے کہ آلریڈی جو پریریکوزٹس تھا, جو کنڈیشنز تھیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک اسٹرنجنٹ کیفیت نظر آتی یا جو کنڈیشن نظر آتی, یا ایک سخت ٹائم ہمیں سخت جیسے کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی اب ذرا تھوڑا سخت ٹائم آ گیا اکانومی کے لیے, وہ آتا مشکل وقت, وہ نہیں آیا فارچونیٹلی. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پریریکوزٹ جو چیزیں وہ پوری کر چکے تھے. اور گورنمنٹ کی جو آپ نے تگدو والی بات کی ہے, تو گورنمنٹ از ڈے آؤٹ یہ کوشش کر رہی ہے ڈے اینڈ نائٹ کہ آپ جو ہیں کسی طریقے سے جو روڈ میپ ہے جو دیا گیا, جس کی وجہ سے ایک ویژن دیا گیا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس اپنے جگہ پہ لے کر آنا ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک تھا. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد سے جو انوائرمنٹ ہے وہ SIFC کا جو ہمارا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنا, اس کی وجہ سے بہت سارا بوسٹ ملا آپ کی اس انویسٹمنٹ کو, جو انٹرنیشنل انویسٹرز کی بہت عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھی, جو ہم بھی ہمیشہ پروگرامس میں ڈسکس کرتے تھے کہ 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ایک ایسا انوائرمنٹ جو آپ کی کریڈیبلٹی کو آگے لے جائے. ایک تو IMF آپ کی کریڈیبلٹی کو لے گیا کہ انہوں نے پروگرام کو اپروو کیا, پھر وہ آئے, انہوں نے دیکھا آپ کے دوبارہ بھی جو کنڈیشنز آپ نے پورے کیے پھر اس کو بھی اپروو کیا, تو ایک اچھی کریڈیبلٹی کا ایک سگنل جو ہے وہ انٹرنیشنلی ٹریول کیا. اس کا رسپانس یہ آیا کہ انویسٹمنٹ آنے لگی آپ کے پاس. انویسٹمنٹ آنے لگی تو آپ نے جو اپنے گھر کے اندر جو سچویشن تھی انویسٹمنٹ کو ایبزارب کرنے کے لیے, اس کو ایک انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ دے دیا, اینڈ دیٹ واز SIFC. ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارا جو آپ کا سروسز سیکٹر ہے اس نے کچھ بہتر پروڈیوس کیا, IT میں کچھ بہتر پروڈکشن شروع ہوئی, اس کے علاوہ ایگریکلچر میں کچھ بہتری آئی, ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو بیلنس ہے اس میں کچھ تھوڑی سی کمی, وہ جو امبیلنس ہے اس میں کمی آئی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے, اور جس طرح میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم وی مسٹ بی جوبلنگ اباؤٹ دس اسٹاک ایکسچینج, تو اسٹاک ایکسچینج کا یہ ہے کہ ہی ول بیئر اٹ ود می کہ یہ ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے بوم بسٹ اکانومی کا. جیسے یہ اوپر جاتی ہے تو آپ کو یہ کوئی بہت فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے, لیکن جنرل لوگوں کے لیے یہ بہت اسٹرانگ پرنسپل ہے. آپ کے انٹرنیشنل ریٹنگ کے لیے بہت اسٹرانگ پرنسپل ہے, جہاں ہم کہتے ہیں مودی کا ریٹ کیا ہے, باقی ریٹس کیا, تو وہاں یہ پرنسپل آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اچھا انویسٹرز جو ہیں پاکستان کے ریٹنگ ایجنسی کی بات ایجنسیز کی بھی بات کر رہی ہیں, اور ادروائز بھی انٹرنیشنل جو آپ کے
जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ अच्छा। कि वो आके फिर देखते हैं कि अच्छा ये लोकल इन्वेस्टर अगर इतना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने में पाकिस्तान के मार्केट के अंदर तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली उसके अंदर बूस्ट होता है। तो इस रेफरेंस से अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ इसकी है एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के। स्ट्रेंथन मार्केट हो रही है और डेली बेसिस के इसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। मैं डॉक्टर हसन जफ़र साहब से पूछना चाहूँगी, आप लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आप बताइए कि अब अगर सिपैक की सबसे पहले बात की जाए और फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है, 43 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, साथ साथ अगर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक जोन्स हैं इनमें इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर का काम हो रहा है, तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ख़ास कर यहाँ पे शिफ्ट होंगी चाइना के से पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान उन्हें वेलकम करने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑलरेडी फराहम कर रहा है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। कौन सी इंडस्ट्री शिफ्ट होंगी इसकी तो एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, लेकिन ये एक बहुत खुशाइन बात है कि ये इकोनॉमिक जोन्स जिनकी हम बात सुनते आ रहे थे बहुत अरसे से वो अब डेवलप होना शुरू हों, इसलिए कि जो हमारे पास इस वक्त एक्सेसिव बिजली है और जिसका हमें चार्जेस देने पड़ते हैं मुसलसल, वो सारा प्रॉब्लम इसी की वजह से बना था क्योंकि जब ये सीपैक स्टार्ट हुआ था तो ये सोचा गया था कि इतनी बिजली की खपत होगी तो इतने पावर प्लांट्स लगाए जाएं, और अब हमें उसके कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं लग सकी थी। तो इट इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप हो जाएं और वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसका और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं जो चाइना पाकिस्तान में लगाना चाहता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अट्रैक्शन यहाँ की एनवायरनमेंट है, एक तो चीप लेबर अवेलेबल है, फिर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, फिर गवादर से यकीनन उन गुड्स का फासला कम होगा जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होंगी। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन जो है वो अट्रैक्टिव होती है चाइना के लिए। लेकिन इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मुस्बत पहलू है वो ये कि जो हमारे पास सरप्लस बिजली है जिसके हमारे डोमेस्टिक यूज़र्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स दोनों मिलके कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पर यूनिट काफ़ी हायर साइड पे है। सर इसके ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आईपीपी से नेगोशिएशंस का काम जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ वो होने जा रहा है, तो ये तो बड़ा एक खुशाइन बात होगी। और साथ साथ आपको पता होगा कि एक विंटर पैकेज भी अनाउंस हो गया, ऑल्दो हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं ना वे आउट निकाला गया कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को, इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली दी जाए। बिल्कुल, वो भी निकाला गया, और उसके साथ नहीं, ये जो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं वो सारा क्योंकि डिज़ाइन किया गया था, ये आईपीपीज़ की जितनी कैपेसिटी थी कि इंडस्ट्री लगेगी तो ये बिजली वहाँ पे कंज्यूम होगी। अब क्योंकि फॉर डिफरेंट रीजंस पिछले 6-7 साल का जो टाइम गुजरा है 2015-16 के बाद से स्पेशली जिस किस्म की पॉलिटिकल अपीवल्स रही हैं उसके अंदर ये सारा मामला रुक गया। बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि फाइनली वी आर ऑन इट और ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगे, और उसके अंदर इट्स अ वेरी वेलकम थिंग। राइट, आपने सही फरमाया। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ गए हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंपोर्ट बिल की कैपेसिटी अब जो कहते हैं ना देने की, पे आउट करने की, वो 3 माह से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये एक आम सी न्यूज़ नहीं है, इसके लिए इसके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क है। आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 1 महीने का बिल दे सकते, 2 से 2.5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। और ये वक्त से आज ये वक्त है कि हमारे पास इतने पैसे भी मौजूद हैं, हम अपने केपेबल भी हैं अपने प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, और हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम खुद से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो एक रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा बात।
ज़र मुबादला के ज़खायर वो रकूम हैं जो किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक या मालियाती इदारे के पास गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में मौजूद होते हैं। इनमें डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल और दीगर काबिल कबूल करेंसियाँ शामिल होती हैं जो आलमी सतह पर तजारत और मालियाती मामलात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 1947 के फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत बैंक दौलत पाकिस्तान ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर के इंतजाम का जिम्मेदार और सोना, चांदी या मंजूर शुदा ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त का मजाज है। ज़र मुबादला का इस्तेमाल आलमी मार्केट से अशिया और खदमात की खरीदारी और दरामदात की अदायगी के लिए किया जाता है। ये ज़खायर मुल्की करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं। इन ज़खायर से बैरूनी कर्जों और सूद की अदायगी की जाती है। ज़र मुबादला के मुस्तहकम ज़खायर सरमायाकारों को एतमाद फराहम करते हैं कि मुल्क की मईशत मजबूत है। ये ज़खायर किसी भी मुल्क की माली सेहत और आलमी मालियाती निज़ाम में उसके इस्तेहकाम का अहम इशारिया समझे जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गए हैं और मजमूई डॉलर ज़खायर की मालियत 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 3 माह की दरामदात के बराबर हो गए हैं। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर 62 करोड़ डॉलर इजाफे से 12 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि निजी बैंकों के पास 4 अरब 58 करोड़ 20 लाख डॉलर मौजूद हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा इस बात का अक्कास है कि मौजूदा हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों से मुल्की मईशत तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वेलकम बैक। ये जो होमवर्क है या हम कह सकते हैं कि ये जो आपने रिपोर्ट के अंदर देखा, जो चीज़ें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो ऐसे ही नहीं हुई। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी और हम कह सकते हैं एक लंबी पॉलिसीज़ की तगोदो या लंबी पॉलिसीज़ का होमवर्क शामिल है। साथ साथ अगर हम बात करें कि सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना, रीजनल में यानी कि हमारे जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं, रीजनल जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसको भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी था। एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े, हमारे थोड़े से बिजनेसेस को बूस्टअप मिला, हमारे रेमिटेंसेस बढ़े और ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे का बायस बने। मैं डॉक्टर उस्मान से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर उस्मान, हमारे लिए सिर्फ एक एक कंट्री को टारगेट करना, रीजन में हमने पूरा होमवर्क किया, चाइना, सऊदी अरबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, साथ साथ हमने थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज़ को भी देखा, थोड़ा हमने ये भी देखा कि हमारे लिए टर्की कितना ज़्यादा बेनिफिशियल, हमने किसी भी जगह पे कहते हैं ना कोई लूप होल नहीं छोड़ा। तो क्या लगता है आपको ये रिजर्व्स का बढ़ना, रेमिटेंसेस का बढ़ना और हमारे लिए जो और मज़ीद एफर्ट्स हैं या ट्रिगर्स हैं उनका शामिल होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो जो जिन ममालिक की आपने फहरिस्त बयान की है, उसके अलावा भी मरकज़ी एशिया पे भी काम किया गया, रूस पे भी काम किया, बेलारूस वग़ैरह। हमने कई सारे इलाकों को गौर से देखा है कि हम उनके साथ किस तरह से ताउन, इक़्तिसादी ताउन कर सकते हैं। लिहाजा हमारी आप रिज़र्व्स में भी ये फ़र्क देख रही हैं। उसके अलावा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला कि रेमिटेंसेस बहुत बढ़ चुकी हैं और रेमिटेंसेस एक कॉलम, एक पिलर बन चुकी हैं, एक सतून बन चुकी हैं इस लिहाज से। तो जो हमारे रिज़र्व्स में इजाफा हुआ है, ये एक इस्तेहकाम की अक्कासी करती हैं और ये इस्तेहकाम हमारे लिए बहुत दरकार है, जिसके ऊपर अब फ्रॉम स्टेबिलिटी टू ग्रोथ, इस्तेहकाम से अब तरक्की की तरफ हम गामज़न हो रहे हैं। आपकी रिपोर्ट ने भी इसकी बिल्कुल मुनासिब अक्कासी की है। तो ये पहले कदम हैं इसमें। और इसमें अच्छा, हमने थोड़ा सा कन्वेंशनल जो सेक्टर्स हैं उनसे हट के थोड़ा अनकन्वेंशनल सेक्टर्स के ऊपर भी काम किया। एज एन जैसे हम पहले टेक्सटाइल को ही हम सोचते थे कि सब्सिडाइज करें, टेक्सटाइल की ही सारी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं कि टेक्सटाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। अब हमारे पास हमारी जो बास्केट है वो ज़रा एक फ्रूटफुल हो चुकी है। ऐसा है? जी बिल्कुल है। और ये इकोनॉमिक डिवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी का एक हिस्सा होते हैं। किसी भी एक हिस्से पे इन्हिसार करना मुनासिब नहीं है। सिर्फ टेक्सटाइल्स पे, अपैरल वगैरह और उसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उस पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं है। यू नीड कम्प्लेक्सिटी इन योर इकोनॉमी। और हमारी आबादी इतनी ज़्यादा, हम इतनी बड़ी कौम है, हमें हर शोबे में इस तरह से अपना एक हिस्सा डालना चाहिए। आप देख रहे हैं कि IT में भी कितना कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में। तो अब और भी ऐसी चीज़ें हैं एट द कटिंग एज जिनमें हमें शिरकत करनी ज़रूरी होगी, नॉट जस्ट हमारी अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि एक्सपोर्ट बैरून मुल्क भी शिरकत और हिस्सा डालने में बहुत ज़रूरी होंगी। डॉक्टर नूर फातिमा, ये बताइए कि जो हम कुछ सालों के अंदर ख़ासकर एक डिफ़ॉल्ट से निकलकर हम आ गए हैं अब एक कहते हैं ना मुस्तहकम या एक स्टेबिलिटी की तरफ, कितना ये इम्पॉर्टेंट हुआ हमारे लिए? एक तो ये पैराडाइम शिफ्ट करना, दूसरा आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये एड्रेस सुना जिसमें इन्होंने
इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी के कुछ की नोट्स बताए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि स्टेबिलिटी आ रही है, करेंसी फ्लक्चुएट करती थी पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक स्टेबल सस्टेनेबिलिटी वहाँ देखी जाती है। तो किसी भी मुल्क की करेंसी की जो एक हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी है वो भी बहुत मैटर करती है, वरना हमारे यहाँ तो 350 तक की जो एक आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई थी, और कहाँ हम देख रहे हैं कि अब वो क्रैकडाउन हुआ, मार्केट्स प्रॉपर देखी गई, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। प्लीज़ इसके ऊपर बताइए। एग्जैक्टली देखिए वो श्रीलंका की सिचुएशन के साथ इक्वेट कर दिया गया था एक स्टेज के ऊपर Exactly. कि पाकिस्तान वो होने जा रहा है। नहीं जी, वेरी फॉर्चुनेटली कि हम उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर हैं। और देखिए जो सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड हो गया था पिछले कुछ अरसे में वो था आपका हाइपर इन्फ्लेशन, जो हर इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा था, नो मैटर कि उसका किस क्लास से ताल्लुक़ है। आप रात में और रेट पे जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेड लेने जा रहे हैं बिल्कुल और रेट पे मिल रही है, शाम में और एग्स हैं, दूध है, हम जो आपका स्टेपल फूड है उसकी भी बात Because it was connected with the dollar? इट वाज कनेक्टेड विद योर बैड गवर्नेंस। डॉलर्स तो अपनी जगह है, वो तो कम था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि आपने देखा था इंटरिम गवर्नमेंट में आकर थोड़ा सा इसको कंट्रोल भी किया गया था। लेकिन हमने उससे पहले भी पीटीएम की गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस देखे थे जिससे कहते हैं ना उन्होंने सियासत को साइड में रख के रियासत के बारे में सोचा था। यही मैं आपसे कह रही हूँ जी कि ये सब कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, कि जब आपके कैपिटल फ्लाइट हो जाता है या आपकी रुपी डिवैल्यू हुआ है, उसके साथ साथ नेचुरली बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, लीकेजेस हैं, आपके होर्डिंग है, आपका बहुत सारा स्मगलिंग है, बहुत सारी चीज़ों को रोका गया है ना। तो वो सब चीज़ जब रुकी है तो उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी के लिए फिर आपको रिफॉर्म्स के या आपका पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत थी कि आप मार्केट की और लोगों के पल्स को समझिए। आप किसी भी चीज़ को मार्केट में जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो सडन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, नेचुरली देयर इज़ अ ग्रेजुअल कंट्रोल, राइट। उस ग्रेजुअल कंट्रोल के लिए यू नीड टू हैव ए बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज आप किससे करते हैं? पॉलिसी से करते हैं। तो उस चेंज में चेंज आई ना, देखिए ना कि आप जो आवर एंड आवर डे और नाइट में चेंजेस आ रही थी इन्फ्लेशन के अंदर, वो रुका 40% से देखिए 38 to 39% से अब 8% पे इन्फ्लेशन का आना 4.9%। ठीक है, थोड़ा हर वीक के हिसाब से भी अगर आप देखें, चलिए एवरेज हम इसको 5% भी करें, इट्स काइंड ऑफ ह्यूज वर्क डन। जो ऐसा चैलेंज जो कि बहुत आप डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी देखें तो इतनी तेज़ी से अगर ऐसा होता तो मुमकिन नहीं था। इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना, फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट का कम हो जाना, वो एक बहुत बड़ा आई थिंक माइलस्टोन था जो अचीव किया गया। फिर एक्सपोर्ट का जो मैंने कहा कि गैप का कम होना, आईटी सर्विसेज का जैसे उन्होंने कहा उसका बढ़ जाना। तो एक जो है ना आपका अनकन्वेंशनल ये भी था जो आपने मेंशन किया कि हमने जो कमोडिटी है उसके अंदर तो हमने डाइवर्सिफाई किया, बट हमने एरियाज़ को भी डाइवर्सिफाई किया। हिस्टोरिकली आपके जो पार्टनर थे ट्रेड के, वो ईयू था या आपका यूएस था। अब आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी को रीओरिएंट किया टूवर्ड्स दी ईस्ट आल्सो, रशिया, एंड देन मतलब जो है वो तो है, इसके अलावा भी और है। नहीं, जो है उसके ऊपर भी आप नेचुरली आपकी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस टू द मार्केट मिले, लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब आप इट इज़ टू वे लाइक थिंग कि आप उनके एक्सेस कर रहे हैं, आप उनको एक क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ होगी, और उसके साथ साथ आपका जो कम्पिटिटिवनेस का जो एज है वो बढ़ेगा। तभी आपका बढ़ सकता है जिस वक्त आपकी पॉलिसीज़ होती हैं जैसे सब्सिडाइज़ करना या उनको कैसे फैसिलिटेशन आप करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल कम्पीट कर सकें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब ने ला के आज हमें वी आर एट द स्टेज जहाँ हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट हो गया। पाकिस्तान की जो भी सोशो इकनॉमिक कंडीशन इस वक्त है, पाकिस्तान डबल डिजिट पे जा नहीं सकता। जैसे ही जाता है एक हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चीज़ें जो हैं मूव होने लगती हैं। डबल डिजिट एज इन जीडीपी की बात करिए आप? नहीं जी, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ। इन्फ्लेशन की बात करिए, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन तो जितना कम हो उतना ही है। मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, ये बताइए कि इन्फ्लेशन के नंबर्स का कम होना, जैसे डॉक्टर नूर फातिमा ने फरमाया कि हमारे पास
जो ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इन्फ्लेशन को जितना कम रखेंगे हमारे इंटरेस्ट रेट भी उतना ही कम होंगे, ख़ासकर आज से हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि ये वीक ख़त्म होगा और नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो हम अगेन एक पॉलिसी जो एक अनाउंसमेंट है वो विटनेस करेंगे। तो आपकी क्या फोरकास्ट है और इकॉनमी के बारे में जो अब ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं जो आने वाले दिनों में मज़ीद आपको बूस्ट अप करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो या फर्दर बिजनेस से कनेक्शन? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन नताशा। जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट सबसे अहम बूस्ट मिला है पाकिस्तान की इकॉनमी को वो तो वज़ीर आज़म साहब का दौरा था सऊदी अरब का, जो 6 दिसंबर के आसपास उन्होंने किया, जिसके बाद जो हमारी पेमेंट थी सऊदी लोन की $3 बिलियन उसको रोल ओवर कर दिया गया 1 साल के लिए। तो वो एक कुशन तो वहाँ से इमीडिएटली फराहम हो गया कि वो पैसे अभी हमें फ़ौरन वापस नहीं करने। सो दैट रियली हेल्प्ड। दूसरी चीज़ ये है कि जब अभी पिछले सवाल के जवाब में जब हम बात कर रहे थे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अब ये देखिए कि इसमें ये देखने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन फ़ॉरेन फंडिंग से होती है यानी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होती है तो हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आते हैं, बात करते हैं कि वो इंडस्ट्री लगाएं, तो उसका मतलब ये होगा कि हम इंडस्ट्रियल मटेरियल और मशीनरी इंपोर्ट करें और रॉ मटेरियल जब पाकिस्तान में आना शुरू होगा तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसका प्रेशर आएगा हमारे रुपये के ऊपर और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला जाएगा। सो दैट्स द ट्रेजेक्टरी, दैट्स द कनेक्शन। इस वक्त इंटरेस्ट रेट है कोई 4.9 पर, इन्फ्लेशन है 4.9% के ऊपर और पॉलिसी रेट जो है वो 15% से 15.5% पे है। ये इसको ज़रा समझिए, हम पॉलिसी रेट कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन +2 के ऊपर, तो अगर तो हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 4.5 या 4.9% पे है तो चले रफली स्पीकिंग 5 + 2 7% पे पॉलिसी रेट होना चाहिए, वो उससे डबल है। तो इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर इज़ मेकिंग ह्यूज मनी और उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। तो वी हैव टू ड्रॉ दीज कनेक्शंस टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। लेकिन जो आपका सवाल है कि हमारा इस वक्त पॉलिसी रेट ये हमारा इन्फ्लेशन, फोरकास्ट क्या होगी, क्योंकि सर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली चल रही है फाइन ट्यून करके 2% के आसपास। यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो हम अपना जीडीपी ग्रोथ रेट भी इमीडिएटली इन्फ्लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसको 2% से 5% पे इमीडिएटली ले जाने की कोशिश की तो ये इन्फ्लेशन फिर ऊपर चली जाएगी। सो इन दैट वे आई थिंक गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग वेरी एक वो बहुत अच्छा केयरफुल प्ले कर रही है और इसी तरह स्लो ग्रोथ के साथ ही आगे जाना होगा। पीपल हु आर वांटिंग टू सी ओवरनाइट चेंजेस they probably don't understand कि जैसे ही हम जीडीपी को ऊपर लेके जाएंगे। डॉक्टर हसन ओवरनाइट कुछ भी चेंजेस नहीं होते, हर चीज़ के लिए एक होमवर्क करना पड़ता है और हर चीज़ के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी के हालात भी बेहतर होंगे और बहुत बेहतर होंगे। आज तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो ये हम नंबर्स देख रहे हैं और इस पर हम भंगड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो कह सकते हैं हम खुशी का इंदिया है, अभी तो बहुत कुछ है आने को। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे लाहौर स्टूडियो से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। मौजूद हैं और नूर फातिमा साहिबा भी मौजूद हैं, मज़ीद बात करेंगे, 100 इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट में कमोडिटीज़ अपडेट्स हमारे पास क्या मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास गोल्ड की पर तोला प्राइस मौजूद है 2,82,762 रुपीज़ आज लोकल मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस है, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,42,680 रुपीज़ लोकली, और जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,715.44 पर आउंस ये रेट्स हैं, जबकि ऑयल WTI पर बैरल $70.3 एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.52। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन या एक अपवर्ड ट्रेंड ऑयल प्राइसेस में देखा जा रहा है, वेयर एज अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड इंटरनेशनली देखा जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं डॉक्टर उस्मान साहब से पूछती चलूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेंड है तो क्या ये
ट्रेंड एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंड है, या अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक इस्तेहकाम देखेंगे और फिर उसके बाद ये दोबारा अपने उन्हीं फेजेस पे आ जाएगा जो 68 to 70 के अराउंड ब्रेंट एंड WTI रहेगा? जी अल्लाह ना करे कि ये इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली आए, क्योंकि फ़िलहाल जो है ये बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए एक अच्छी चीज़ है। और इसमें ये है, लोगों को एक ख़दशा रहता है कि खुदा न खास्ता मशरिक़ वस्ता में कुछ और ना हो जाए। आप देख रहे हैं कि सूरिया यानी शाम में क्या हालत है, लोग फ़िक्रमंद तो होते हैं, अल्लाह ना करे कि ये बाकी मईशत, आलमी मईशत पे उस तरह से क्योंकि हम तो इंपोर्ट ही करते हैं ना ऑयल, तो हमारे तो एक इंपोर्ट बिल पे वेटेज है, इसीलिए हमारी तवज्जो इस पे रहती है। और बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनके पास वो इम्पोर्टिंग वो तो इसलिए वो फिर इसमें फ़िक्रमंद रहते हैं खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो। वरना हमारी तरफ से जो है अगर ये इस मुस्तहकम रहे तो हमारे बेशुमार फ़ायदे होते हैं, मतलब तो हम चाहेंगे यही चीज़। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो एक ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है, EV कार्स की बात हो रही है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। वेरी गुड पॉइंट, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आप इससे देखेंगे माहौलियाती भी असरात बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये जो स्मॉग के इश्यूज़ हैं ये भी EV की वजह से होगी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपकी इमिशंस का होता है ऑफ व्हीकल्स, तकरीबन 85%, 85% इज़ दिस। तो आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल शिफ्ट करते हैं और बिजली फराहम भी होती है तो फिर तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारे माहौलियाती एतबार से। अच्छा, एक और सवाल फिर मैं डॉक्टर नूर फातिमा से पूछूंगी। हम पहले ही कमेंट में डॉक्टर हसन ज़फ़र ने IPPs के हवाले से जिक्र किया था। IPPs से नेगोशिएशन जारी है, हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, ऑल्दो वी आर कंसर्न, बट ऐसा नहीं था कि पहले तो कोई आइस ब्रेक नहीं हो रही थी। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब कोई IPPs के हवाले से इतनी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली सोच कर, खासकर विंटर पैकेज का ऐलान करना, लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि अब आप यूज़ करें और इंडस्ट्रियल खासकर वे में आप यूज़ करें तो आपको ये एक पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ती बिजली फराहम होगी, क्योंकि हमें कोई ना कोई, ये कहते हैं ना, बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। दर हकीकत हमारी सरकार को इसका एहसास है कि हमें एक तवाज़ुन चाहिए। जो ज़फ़र साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इस हिसाब से बनाई गई थी चीज़ें IPPs वगैरह कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक और राह पे गामज़न थी उस वक्त। चूँकि वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई तो फिर ये हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी के मसाइल हो गए। अब हमारी सरकार ने वो तवाज़ुन ढूंढा है, इसलिए IPPs के साथ नेगोशिएशन मुज़ाकरात हो रही हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ चाहेंगे तो हमें ये कैपेसिटी चाहिए होगी। और अब भी आप शिफ्ट देखती हैं कंज्यूमर में और इंडस्ट्रियल में और ये सारी चीज़ें, तो अब अगर इनमें तवाज़ुन पैदा किया जाए तो इसमें कंज्यूमर यूसेज, सोलराइजेशन, इंडस्ट्रियल यूसेज, लो एनर्जी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट हमारी कितनी कॉस्ट है वर्सेस दूसरी इंडस्ट्रियल कंट्री साउथ एशिया में भी कितनी है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अव्वलीन तरजीह हमें एक तवाज़ुन को देखनी है। राइट, ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर्ली। मैं डॉक्टर नूर फातिमा से बताऊंगी कि CPEC की जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है, 43 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, आगे की भी तैयारी है और कल ये नेशनल असेंबली में भी ब्रीफ किया गया तमाम चीज़ें। CPEC को हम देखते हैं तो हमारे लिए एक बिज़नेस हब या एक बिज़नेस डायमेंशंस हमारे लिए ओपन हो जाती हैं, चाहे हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखें, चाहे हम सिर्फ सनत ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट, थोड़े से सेल्फिश होने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अगर देखें तो हमारे लिए इन बोथ केसेस फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है CPEC की थोड़ी सी जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है ये कितना जल्दी मुमकिन होगा, और इसमें अब जो कह सकते हैं ना हम कि वाकई अब एक एनवायरनमेंट फराहम कर दिया गया है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फराहम कर दिया गया है, तो ये जल्द ही हो जाना चाहिए? देखिए जी, टू स्टार्ट विद CPEC एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ थी जो नामुमकिनात में से था। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर आप देखें कि $70+ बिलियन का अगर कोई प्रोजेक्ट इस वक्त एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की क्रेडिबिलिटी भी उतनी हाई नहीं है और जो आपके सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी उस वक्त उतनी बेहतर नहीं है, उसके बावजूद वो आपको ऑफ़र हुआ और आपने उसको एब्जॉर्ब किया, आपने उसको सक्सेसफुल करके दिखाया और अब CPEC 2 की भी बात हो रही है, फेज़ 2। या देखिए, जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट की जहाँ तक बात है तो एक्चुअली ये है ही इस चीज़ के लिए कि आपके यहाँ टोटल इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट आ जाए। अब एक तो ये ना कि हम डिफरेंट किस्म के एक नैरेटिव्स का शिकार भी हुए हैं कि जी सब चाइना को चला गया, लोन बढ़ गया। आपके मुल्क में लोन कितना है? $130 बिलियन, उसमें चाइना का कितना है?
$30 बिलियन, बिल्कुल सिंपल इसमें है। लेकिन जब आप इसको नैरेटिव बिल्ड करते हैं, खुदा न खास्ता जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में लोग नहीं हैं, तो वो फिर इस अंदाज में और दुनिया में भी हो रहा है नेचुरली, डिफरेंट थिंक टैंक्स इसके जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो फिर उसके लिए बुराई तो करना लाजिम नहीं, हो लेकिन जाती उसका है। जवाब आपने दिया ना, लोग करते उसका हैं, जवाब हाँ। आपने ये दिया कि आपने उसके पेस को फास्ट किया। उसका जवाब आपने ये दिया है कि आपने एक स्टेज थी जब उनको ये कहा गया कि वी विल रिव्यू द CPEC एग्रीमेंट्स, दैट वाज अ डिजास्टर। वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट द सक्सेस शाउट, हमने वो फॉर्मूला वो तो एक अपनाया, फिर डिजास्टर ये चीज वाला थी था। ना, जिसकी जी। वजह से CPEC के कॉज को बहुत नुकसान हुआ था। अब आपने आके उसको पेस को देखिए, वो भी एक इन्वेस्टर है, ठीक है, ये एक विन विन सिचुएशन थी। आपको कुछ अगर इसमें बेनिफिट था तो चाइना को भी बेनिफिट है इसके ऑफ कोर्स, हम तो Actually, and we ज्योग्राफिकली want बहुत to- एक की और हम पोजीशन पे हैं। अपने डिविडेंड्स जो हैं वो दूसरों को देना चाहते हैं। हमने तो इंडिया से कहा है कि आप भी पार्ट बन जाए, रशिया से कहा है आप भी बन जाए, काबुल से कहा है आप भी बन जाए, ईरान से कहा है आप भी बन जाए। हम तो चाह रहे हैं कि इसके डिविडेंड्स हम दें और हम इसका सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए एक तो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की ज़रूरत है, ये बताने की कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिस तरह से इसका नैरेटिव बिल्ड किया गया है। ये पाकिस्तान के बिल्कुल इंटरेस्ट के अंदर है। ख़ास तौर पे इसका 60% इसका जो पोर्शन है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स एनर्जी, जिसके भी हम बात कर रहे हैं, जिसके पाकिस्तान इतने क्राइसिस में है। सोलराइजेशन के लिए पूरा उन्होंने उसके अंदर कंपोनेंट है कि आप इसको सोलराइज कैसे करें। और इस वक्त आपको जो बेसिक इम्प्यूट की जो ज़रूरत है ना, वो एनर्जी है ट्रू जो आपको उसके थ्रू मिलेगी। और जैसे IPPs के साथ तो ऑलरेडी हमारे इतने इश्यूज हैं, राइट। तो इसलिए इसके नैरेटिव को हमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब यहाँ पॉज करूंगी मैं आपको, हम करेंसी अपडेट चलें। आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स हमारे पास क्या मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। काउंटर करेंसी अपडेट्स, सबसे पहले यूरो हमारे पास है जी ऑन स्क्रीन। बाइंग रही 292.1 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 292.62 यूरो प्राइस थे। यूके पाउंड बाइंग रही 354.97, सेलिंग वाज 355.61। US डॉलर बाइंग रही 278 रुपीज़, सेलिंग वाज 278.5। चाइनीज यॉन बाइंग रही 38.64, सेलिंग वाज 38.71। आप देख रहे हैं रुपी के अंदर थोड़ी सी अब यहाँ पे एक डिप्रिसिएशन देखी गई है और एक 278 की स्टेगनेंट पोजीशन है, जो कि अब तक की हम कह सकते हैं पूरा साल ही हो गया हमें इस पोजीशन पे देखते हुए। करेंसी रेट्स में GCC अपडेट्स, सऊदी रियाल बाइंग रही 73.98, सेलिंग वाज 74.11 रुपीज़। UAE दरहम बाइंग एट 76.22, सेलिंग वाज 76.35। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.8, सेलिंग वाज 723.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.98, सेलिंग वाज 905.6। जी, आज की करेंसी अपडेट्स आपने देखी। और रुपी की अगर हम कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट द डिप्रिसिएशन, दिस इज़ कॉल्ड डेली मार्केट ड्रिवन थिंग्स। तो अगर हम कह सकते हैं कि रुपी की मज़ीद अप्रिसिएशन हो जाती है और इसके अंदर गुंजाइश बहुत ज़्यादा ऑल्दो दिखाई दे रही है, तो ये हमारे इंपोर्ट बिल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं वन लाइनर डॉक्टर उस्मान साहब से पूछती चलूँ, डॉक्टर साहब रुपी को कैसे देखते हैं डॉलर के अगेंस्ट, और करेंसीज आपने देखी हैं अभी? जी, चूँकि आपके हालात बेहतर होते जाते हैं, मेरे ख्याल से तो अब रुपया को तगड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें इस्तेकाम भी अगर रखा जाए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ताकि लोग आगे की मनसूबाबंदी दुरुस्त कर सकें। ये काफ़ी है। राइट, वन लाइन डॉक्टर साहब रुपी के हवाले से। देखिए, मैं एक बात डॉक्टर हसन से लेके आऊँगी कि हमें थोड़ा जल्दी नहीं करना GDP को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देयर इज़ ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ। अगर आपने इन्फ्लेशन कम रखना है तो आपको थोड़ा सा GDP भी कम रखना होगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन आपका फ़ौरन ऊपर चला जाएगा। तो उस टाइम के अंदर आपका रुपया स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर हसन साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट इकॉनमी और ख़ासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का एड्रेस, जो कि हमने देखा कि इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए फाइनेंस टीम भी और साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इसके मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के हवाले से नेक्स्ट वीक में हम वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मज़ीद कुछ बेहतरी आए और बिजनेस कम्युनिटी ऐसे ही हैप्पी और ऐसे ही खुश है। दैट्स अ डेसी नोट प्रोग्राम को वाइंड अप